हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसका जो पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, उसका पूरा सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया था, उसका पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें मैंने 66 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो आज मैं इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, जो भी आने वाला 2021 का हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है और जो बाकी जितने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बार बार पिछले जो पेपर हैं उनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो उसके पैटर्न और लेवल को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए आखिरी तक और एक एक क्वेश्चन को, उस पर जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसको ध्यान से देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पेपर। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 66 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 67 से 69 के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के ये छोटी सी पजल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, श्री और श्रीमती वर्मा है, दो उनके जो है दो बच्चे हैं, आशा और शशि। तो ये फैमिली के रिलेशन से रिलेटेड है। आपको ध्यान से एक रफ सा फिगर ड्रॉ करना होगा। जो श्री और श्रीमती वर्मा है उनके दो बच्चे हैं, आशा और शशि हैं। ओके, और जो शशि है उनकी शादी राधा से होती है, यानी शशि और राधा पति पत्नी है, और श्रीमती महाजन की बेटी है राधा। तो सुरेश हैं जो वो श्रीमती महाजन का बेटा है, सुरेश लिखेंगे, हम नोट कर लेंगे सुरेश, और उनकी शादी होती है रीता से, यानी सुरेश और रीता पति पत्नी है और ये महाजन हुआ इनका सरनेम। सोनू और रॉकी और सुरेश और रीता के बच्चे हैं। सोनू और रॉकी हैं जो सुरेश और रीता के दो बच्चे हैं। ओके, और जो उमा और सुधा हैं वो शशि और राधा की बेटियां हैं। जो पहले बताया हमने, शशि और राधा उनकी बेटियां। तो रफ सा एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बेस पर हमको आंसर देने हैं 67, 68 और 69 3 क्वेश्चन के। सबसे पहले पूछा गया है सोनू का कुल नाम क्या है। सोनू है जो उनका कुल नाम या सरनेम क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाजन, क्योंकि देखिए सोनू और रॉकी हैं जो वो सुरेश और रीता के बेटे हैं, और जो सुरेश है वो महाजन का बेटा है, श्रीमती महाजन का बेटा है, इसलिए सुरेश महाजन हुआ और उनके जो बेटे हुए सोनू वो भी महाजन होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए। सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। सुधा और सुरेश का संबंध पूछा गया है। देखिए, जो सुरेश हैं वो इनके जो राधा हैं उनके भाई हैं। ये सुरेश हैं जो वो राधा के भाई हैं, इसलिए क्या होगा, जो राधा की बेटियां हैं उमा और सुधा, उनके ये मामा लगेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तो सुरेश का संबंध सुधा से मामा लगे ये उनके। सुधा का आशा से क्या संबंध है। सुधा और आशा का संबंध पूछा गया है। तो जो सुधा है वो है राधा की बेटियां। ओके, और जो आशा है वो इनकी मतलब शशि इनके पति है राधा के, और शशि के भाई या बहन है आशा। तो अगर उनकी राधा शशि की पत्नी है और आशा जो है वो उनकी बहन या भाई है, बहन ही होंगी जैसा नाम से पता चल रहा है, तो जो सुधा होंगी राधा की बेटी या शशि की बेटियां, वो भतीजी लगेंगी उनकी। सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो एक बार ध्यान से आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड दिया गया है, रीजनिंग का कोडिंग से रिलेटेड है, अल्फ़ाबेट की कोडिंग। फेवर को लिखा गया है इस कोड में EBUPTS, तो उसी कोड में डैगर DAGGER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। F से E हुआ हमारा, एक माइनस हुआ है, A से B हुआ है, एक प्लस हुआ है। ऐसे ही V से U आया, एक माइनस, फिर O से P, एक प्लस। तो जो रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे, एक बार -1 हुआ है, एक बार +1, यही सीरीज लास्ट तक चली है। ऐसे ही डैगर पे अप्लाई करेंगे। D से अगर -1 करते हैं तो C आएगा, A से अगर +1 करेंगे तो B आएगा, और फिर G से अगर -1 करते हैं हम तो F आएगा। तो CBF देखते हैं। अगर CBF से हम देखते हैं, दो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, B और C।
नेक्स्ट फिर एक और चेक करेंगे, जी से फिर करेंगे, जी से +1 करेंगे तो एच आएगा। तो सी बी एफ एच, यहाँ से ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन इसको पूरा चेक करने के लिए आप लास्ट तक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही कर लोगे तब भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन बी सही होगा। तो जो कोडिंग है मैंने कंसेप्ट बता दिया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 71 और 72 जो क्वेश्चन है उनमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उनके बेस पे हमको कुछ कंक्लूजन उनका जो बताना है वो ट्रू होंगे या नहीं। कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष बताने हैं ट्रू है या नहीं। सभी फिर ऑप्शन बताना है उनके बेस पे, एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों कंक्लूजन फॉलो करता है या कोई नहीं फॉलो करता है। तो ये सिलोजिज्म का जो रीजनिंग का टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सभी पैंट शर्ट है, एक बार वेन डायग्राम से करते हैं इनको। सभी पैंट शर्ट है मीन्स ये पैंट मान ली पी से डिनोट कर दिया, और ये स्कर्ट है, सॉरी शर्ट नहीं स्कर्ट है, तो एस के से हमने स्कर्ट को डिनोट कर दिया। और कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, स्कर्ट का जो है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, ये शर्ट एस से डिनोट कर दी, एस के से स्कर्ट और पी से पैंट हमने। तो अब इसके बेस पर, इस डायग्राम के बेस पर देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ स्कर्ट पैंट है, कुछ जो स्कर्ट है वो देखिए, कुछ एरिया जो पैंट का वो स्कर्ट के अंदर ही है, इसलिए ऑब्वियसली कुछ स्कर्ट तो जो पैंट होंगे, ये वाला एरिया कॉमन है, तो सही है 1 वाला। सभी शर्ट पैंट है, देखिए शर्ट का जो है स्कर्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके अंदर भी जो एलिमेंट होगा उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई वो गलत है यहाँ पे। तो ओनली 1 जो स्टेटमेंट है, सॉरी जो निष्कर्ष है कंक्लूजन, वो ट्रू होगा। सही आंसर ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। सभी जहाज टायर हैं, जहाज जे से डिनोट कर दिया, ये टायर है, टी है, ये टी है। सभी टायर इंजन है, और सभी टायर जो है वो इंजन है, ई से डिनोट कर दिया, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष, कोई भी इंजन जहाज नहीं है। निष्कर्ष दिया गया कि कोई भी इंजन जहाज नहीं है। देखिए जहाज का कुछ पार्ट तो अंदर आता ही आता है ये इंजन के, इसलिए ये गलत होगा, इसमें नहीं दिया गया है। कोई भी टायर जहाज नहीं है, कोई भी टायर है जो वो जहाज नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहाज का कुछ पार्ट तो इसके अंदर हमेशा आएगा, तो ये भी गलत है। तो देखते हैं ये ऑप्शन सही होगा जो इसका ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना 2 कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी जो इसका निष्कर्ष है वो फॉलो नहीं करता है, स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है वो ट्रू नहीं है। तो फ्रेंड्स जो सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है इस बेस पर हमने ये सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्वेश्चन। जैसे दुर्घटना और सावधानी एक दूसरे से संबंधित है, इसी तरह से बीमारी का किस चीज़ से संबंध होगा। जैसे हम अगर सावधान रहेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं, ऐसे ही बीमारी से बचने के लिए क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छता। अगर साफ सफाई रखेंगे तो हम जो है बीमार होने से बच सकते हैं। तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं। राज्य का राज्यपाल से संबंध है, जो संबंध राज्य का राज्यपाल से है उसी तरह देश का किससे होगा। जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं तो देश के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया गया है 75 और 76 जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, एक जो ये प्रोपोर्शन का जो हमारा चिन्ह होता है वो दिया गया है, और 2 पद तो एक तरफ है इसके बाईं ओर और 2 पद दाईं ओर। जैसा बाईं ओर के पदों में रिलेशन है, जो उनके बीच संबंध है, उसी संबंध के आधार पर हमको जो दाईं ओर है उनमें संबंध बताना है। तो देखते हैं 75 क्वेश्चन है, ACEHIL इनके बीच कुछ संबंध है, ऐसे ही MOQ का क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी क्वेश्चन मार्क के पे क्या आएगा, ओके ये हमको बताना। तो ACE में चेक करते हैं, अगर A से H देखा जाए तो यहाँ पर +7 हुआ है, C से I देखा जाए तो +6 होता है, और E से अगर L देखा जाए तो +7, यानी अल्टरनेट +7 +6 और +7 हुआ है। ऐसे ही आगे अप्लाई करेंगे, M में अगर +7 करेंगे तो हमारा T आएगा, और O में अगर +6 करेंगे जैसा पिछले जो हमने देखा उसमें, O में अगर +6 करेंगे तो U आएगा, और Q में अगर +7 करेंगे तो X आएगा। तो TUX देखते हैं किस ऑप्शन में है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस पैटर्न पे ये, इस आधार पे ये क्वेश्चन को सोल्व करना हमको। नेक्स्ट देखते हैं AAB और AAB, तो सेम है, सिर्फ जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फ़र्क है। इसमें क्या है, A कैपिटल है, फिर दोनों लेटर जो है स्मॉल है। फिर इसमें क्या हुआ, दोनों जो पहला लेटर है वो स्मॉल है और बाकी A भी कैपिटल है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे
पी क्यू आर में पी कैपिटल है, क्यू और आर स्मॉल है। अब नेक्स्ट में पी देखेंगे स्मॉल, और क्यू और आर जो कैपिटल होंगे। तो ये ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये एनालॉजी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो रिलेशन पहले वालों में बाईं ओर होता है वही दाईं ओर हमको स्थापित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। अभी रीजनिंग हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो जो हमारा चाल और दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं ये वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। याद रखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से। तो यहाँ पर हमारे बने ये 6 पे कटेगा, 6 तिये 18, 6 तिये 18 नीचे और 6 दाएँ 60 ये। तो ये 50/10 गुणा 5 ऊपर बचा है, 50/3 मीटर पर सेकंड आई इसकी स्पीड, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड में स्पीड हमने कन्वर्ट कर ली। अब देखेंगे, जो 50/3 मीटर जाती है 1 सेकंड में, 1 मीटर जाएगी, 1/50/3 होगा और 50 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। फिर हमको पार करवाना है 75 मीटर, क्योंकि जो पोल की लंबाई वो हम 0 के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर पोल जो होता है उसकी कोई मतलब लेंथ नहीं होती, उसको 0 को इक्वल इक्वेट करते हैं, नल होता है वो। और 75 मीटर अपनी लंबाई के जो डिस्टेंस है वो ये कवर करेगी। तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 मीटर कवर करने के लिए। तो 25 पे काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 तिये 75। तो 3 तिया 9 ऊपर आ गया, नीचे 2 बचा, 9/2 ये सेकंड का समय लेगी इसको पार करने में। तो 9/2 होता है 4.5। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन करते हैं। 2 नल है, ये पाइप और सिस्टम जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। 2 नल है ए और बी। जो ए नल है वो 15/2 मिनट में भरता है उसको, और 5 मिनट में भरता है नल बी है जो टंकी को किसी। एक तीसरा नल है जो निकासी करता है, जो बाहर निकालता पानी, सी है वो 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो और तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी जो है 1 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की अक्षमता यानी उसकी कैपेसिटी बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो पहला नल है ए नल, वो 60 मिनट में कितना भरेगा। 1 घंटा दिया गया है इसमें टाइम, इसलिए 60 मिनट जो है 1 घंटा वो देखते हैं। 15/2 मिनट में पूरी भर देता है टंकी को, तो 60 मिनट अगर ये खोल दिया जाए तो ये कितना भरेगा, 60/15/2 आएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 आएगा। 15 गुणा 2, 15 60 पे कटेगा तो 60 को 15 पे काटेंगे तो 4 पे कटेगा, और 4 ऊपर 2 है, 4 दूनी 8। तो 60 मिनट में जो ए नल है वो भरेगा 8 गुना उसकी कैपेसिटी के। टंकी की जितनी कैपेसिटी है उसके 8 गुना पानी भर सकता है। फिर बी नल को देखेंगे। बी नल 60 मिनट में कितना, 60/5 मिनट में भर देता है ये टंकी को, तो 12 गुना उसकी कैपेसिटी से। ओके, जो ए नल है वो 8 गुना भर देगा 1 घंटे में कैपेसिटी को अगर अलग से देखा जाए, और बी अकेला नल 12 टाइम्स उसकी जो कैपेसिटी से भर देगा पानी को। अब सी नल देखते हैं। सी नल जो है 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है। ओके, यानी ये 1 घंटे में पूरी टंकी को भी खाली कर देता है। ये भी बताया गया, जब तीनों नल खोले जाते हैं तो 1 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। अगर 60 मिनट में देखा जाए, 1 मिनट में 14 लीटर इसका दिया गया है, 60 मिनट में 14 गुणा 60 लीटर पानी जो है खाली कर देगा अकेला सी। लेकिन तीनों नल खोले गए हैं तो कितना नल हुआ होगा, 8 गुणा तो ये शुरू में ए करता खाली, 12 गुणा बी, और 1 गुणा लगभग वो पूरी टंकी को खाली सी करता है। तो ये टोटल हुआ 8 + 12 + 1, 21 गुना उसकी कैपेसिटी से जो है पानी तीनों खाली कर देंगे। ओके, तीनों मतलब जो टोटल पानी होगा वो इनके रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन जो खाली किया है ये 1 घंटे में कर दिया है सी ने, 14 गुना 60 लीटर। तो जो 21 गुना कैपेसिटी है इतना वाटर, और जो 14 गुना 60 है ये इक्वल होंगे, क्योंकि इतना ही पानी जो है खाली किया गया है सी के द्वारा। तो यहाँ से कैपेसिटी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 21 इधर जाके डिवाइड में आएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 3 पे 60 20।
तो 20 और 2 की मल्टीप्लाई 40। तो कैपेसिटी की सी की वैल्यू आई 40। ऑप्शन सी सही होगा, 40 लीटर। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कार्य और समय का जो आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। अगर दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो एक दिन एक जना काम करता है, फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर एक दिन फिर वो ए आएगा, फिर बी। तो बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा जबकि ए कार्य को आरंभ करता है। देखिए हम देखेंगे, सबसे पहले ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हमारा मान लिया 56 है। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क के इक्वल होता है। और इसको देखेंगे, काटेंगे, 7 8 56 होते हैं और 8 7 56। तो ये 8 और 7 ये शुरू में डेज है, यहाँ पर ये टोटल वर्क माना हमने। और ये एफिशिएंसी आती है कि जो 8 वर्क करता है एक दिन में ए और बी करता है 7 वर्क एक दिन में। टोटल वर्क हमको 56 करवाना है। देखिए अब बारी बारी से बताया गया है। पहले दिन 8 वर्क करेगा ए, फिर बी करेगा दूसरे दिन, फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7। तो ये कितने हुए, 8 और 7 15, 15, 15 और 15, 45 वर्क हो चुका है। फिर ए आएगा अगले दिन, ओके, फिर ए करेगा 45 प्लस 8, 8 काम कर देगा ए, तो 53, 53 हो गई। नेक्स्ट बचा हमारा 3 काम, 56 हमको टोटल करवाना है। तो जो बी होगा वो 3/7 दिन में, 7 दिन में वो पूरा काम कर देता है, वो 3 काम को करेगा 3/7 दिन में, ओके। तो ये टोटल दिन हुए 8 7 15। टोटल काम हमारा हो चुका है। एक दिन ये, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन, तो ये पूरे हो गए ए तक। फिर बी आएगा, ये 3/7 दिन जो पार्ट है, एक दिन का 3/7 पार्ट है, उसमें कर देगा। तो 7 + 3/7 दिन में पूरा काम होगा। 7 + 3/7 एलसीएम लेंगे हम, 7 एलसीएम आया और 7 7 जा 49 और +3 52। तो 52/7, ओके, 52/7 या 52/7 ये दिन में करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेचे, ओके। तो ये उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी जो सीपी और एसपी दिया गया है। तो हम नोट करेंगे, सीपी है जो वो 5 रुपये के 6 केले और 3 रुपये के जो हैं 4 की दर से बेचे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी है उसको इक्वल करना होता है। 6 और 4 को इक्वल करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से, ये तब ये 12 बनेंगे। तो उसके लिए इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 रुपये को 3 से और 5 रुपये को 2 से। तो यहाँ से हमको सीपी और एसपी मिल जाएगा। सीपी आया हमारा 10, 5 गुना 2 10 और एसपी आया 9, ओके। सीपी आया है 10 रुपये, एसपी आया है 9 रुपये। तो यहाँ से हम निकालेंगे हानि कितनी हुई। 1 रुपये की यहाँ पर हानि हुई 10 पर। 100 पर निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 कटेगा 10 पर और 10% आएगी हानि। तो हानि आई हमारी 10%, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, ये एक अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। 287 मल्टीप्लाई बाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई बाई 261 माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269। तो हम देखेंगे इसको ध्यान से। इसको हमने a मान लिया 287 को, इसको b मान लिया, 269 को b मान लिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनेगा। a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, माइनस 2ab। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनेगा। और a है यहाँ पे 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। 287 में से 269 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा और 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 324। ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 18 स्क्वायर 324। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था अलजेब्रा का, डायरेक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर बेस्ड। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल है जो अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है y/x। और अगर इनमें एक संख्या की वैल्यू दी गई है x/y², तो दूसरी संख्या बतानी है। तो हमने x/y² एक संख्या ले ली, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क मान लिया दूसरी है, तो इनका गुणनफल आता है y/x। तो क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए जो x/y² है उधर दूसरी साइड जाके y²/x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। ऊपर y × y² y की क्यूब बन जाएगा और नीचे x²।
तो आंसर आया वाई की क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। आंसर ऑप्शन ए वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं? पूछा गया है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 3 अंकों की, 3 डिजिट की, जो 6 से विभाजित होती हैं, पूरी पूरी भाग होती हैं। तो सबसे पहले 100 के बाद शुरू होती हैं 3 अंक की संख्या। सबसे पहला जो विभाजित होता है 102, उसके बाद 6 से 108, तो ऐसे ही लास्ट तक ये 1000 से पहले यानी 999 तक देखेंगे। लास्ट जो संख्या आएगी 996 आएगी। ओके, तो सबसे लास्ट है 996, सबसे पहली है 102 और 6 का इनमें डिफरेंस होता जाएगा। तो ये हमारी एपी सीरीज बनती, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है वो बन गई। यहाँ पे 6 कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है और जो ए है फर्स्ट टर्म 102 है और लास्ट टर्म 996 है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे हम। 102 पहली टर्म है प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 996, nth टर्म 996 है। इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आप सोल्व करना लेना आसानी से। 6 की n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n-6 और यहाँ से ये सोल्व कर लेना आसानी से आप, काफ़ी सिंपल है। जो n की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी 150 और हमको n की वैल्यू ही निकालनी थी। कितनी ऐसी संख्या है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन में, 150। ओके, तो एपी पे बेस्ड, एपी सीरीज पे बेस्ड ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? बताना है कौन सी संख्याएं। अवरोही क्रम होता है जो घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी, ये कुछ फ्रैक्शन दी गई है 3, तो हम इनको सिंपली सोल्व करेंगे। 6/7 को देखेंगे 0.8 आएगा। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, ये भी बता देता हूँ मैं पहले। अगर 6/7 को सोल्व करते हैं 0.8 आता है, अगर 7/9 को सोल्व करते हैं 0.7 आता है और 3/5 को हम 0.6 आएगा। तो ये घटते क्रम में हुई 6/7, 7/9 और 3/5, ऑप्शन डी सही होगा। सॉरी। नेक्स्ट, 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक यानी जो HCF निकालना है। तो हम देखेंगे 1.75 को देखेंगे, पहले इसको कैसे लिखेंगे? 175/100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे हम 25 पे, 25 चौका 100 नीचे और ऊपर 25 सत्ते 175 होता है। तो 7/4 इसकी फ्रैक्शन बनी। नेक्स्ट देखते हैं 5.6, इसको डिनोट करेंगे 56/10 और अगर काटेंगे तो ये आएगा ऊपर 28, 2 पे कटेगा और नीचे 5, 28/5 फ्रैक्शन बन गई। ओके, नेक्स्ट जो तीसरी है 7 है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 7/1 लिखेंगे। तो 3 फ्रैक्शन बन गई, 7/4, 28/5 और 7/1। अगर फ्रैक्शन में हम HCF लेते हैं तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, जो ऊपर की टर्म होती है यानी जो न्यूमरेटर होता है वो 7, 28 और 7, इनका लेते हैं HCF ऑफ 7, 28 और 7 और LCM लेंगे हम नीचे वाली का, जो नीचे डिनोमिनेटर है उनका LCM ऑफ 4, 5 और 1। तो ऊपर से जो HCF आया वो आएगा 7 और नीचे आएगा 20। LCM 4, 5, 1 का 20, तो 7/20 आया हमारा आंसर। लेकिन जो आंसर दिया गया है वो पॉइंट की फॉर्म में लिया गया है, तो 7/20 को सोल्व करेंगे तो 0.35 आएगा। सही आंसर होगा इसका, सॉरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 0.35 इनका जो है HCF आएगा। एक व्यक्ति ने 100 रुपये में अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। 100 रुपये है एक व्यक्ति के पास, उसने अपने मित्रों में बराबर ये बांट दिए हैं। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते, यदि अभी जो हाल ही में जो वर्तमान में मित्र हैं उसके, अगर उनसे 5 मित्र और अधिक हो जाएं तो प्रत्येक मित्र को जो है 1 रुपया कम मिलेगा। तो बताने उसके कितने मित्र थे। तो फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका करने का वो ऑप्शन है। सही आंसर 20 आएगा। ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो ये 20 है जो सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके, तो आप आसानी से ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक नाव है, एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाती है। तो फ्रेंड्स, पूरी यात्रा में जो नाव की औसत चाल निकालनी है, औसत चाल यानी एवरेज जो स्पीड है वो बतानी है। तो फ्रेंड, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एक स्पीड से गई है और वापस आई है फिर दूसरी स्पीड से, सेम डिस्टेंस है, तो इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। हमेशा ये फॉर्मूला यूज करिए। x है जाने की स्पीड, y है आने की स्पीड।
तो 2 × 15 × 10 बटे 15 + 10 25 होगा। तो 5 पे काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 पे 10 कटेगा 2 पे, तो ऊपर आया 2 × 3 × 2, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ऑप्शन बी सही होगा। ये औसत चाल आएगी। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कमला है जो एक महिला है, उनका विवाह हुआ 6 वर्ष पहले। उनकी वर्तमान आयु उनके विवाह के समय जो आयु थी उससे 5/4 गुना है। ओके, कमला के पुत्र की आयु उनकी आयु की 1/10 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो इसको कैसे करेंगे हमने कमला की आयु मान ली k साल है और 6 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था, तो 6 वर्ष पहले उनकी k-6 होगी आयु। अब एक जो है रिलेशन दिया गया है, जो उनकी विवाह के जो वर्तमान आयु है वो विवाह के समय जो k-6 आई थी उसकी 5/4 है। ओके, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे k-6 को, इक्वल टू k होगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। 4k = 5k-30 आएगा और यहाँ से k की वैल्यू 30 आएगी। ओके, k की वैल्यू आएगी जो 30 वर्ष। k हमने मानी थी कमला की वर्तमान आयु, और उनके पुत्र की जो आयु है वो 1/10 है, यानी 1/10 30 है वर्तमान आयु कमला की, 10 से काटेंगे 3 आई, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है 3 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। अभी आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सेम इन मीनिंग टू द कीवर्ड प्लेजर। एक प्लेजर वर्ड दिया गया है, इसका सेम मीनिंग बताना कौन सा वर्ड है। ओके, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा हमारा यहाँ पर। हैप्पीनेस, प्लेजर होता है खुश होना, हैप्पी होना, तो हैप्पीनेस आएगा सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट। अब की बार सेम बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन में अपोजिट मीनिंग बताना है। ये दिया है वर्ड जेन्युइननेस, जो जेन्युइन है कोई चीज़ तो उसका अपोजिट वर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोक्रेसी। जेन्युइन होता है कोई जो है स्पष्ट चीज़ है, कोई असली चीज़ है, बिल्कुल रियल है। हाइपोक्रेसी होता है जो दिखावा करता है, ओके, जो सही नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका अपोजिट वर्ड है ये। अगर वैनिटी पूछा जाए तो इसका मीनिंग होता है घमंड करना। नेक्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 91। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन ब्लैंक ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल्स टू हेल्थ। तो सही जो वर्ड आएगा ब्लैंक में कौन सा होगा? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या अक्रेंस नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑब्जर्वेंस आएगा। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ फ्यू सिंपल रूल्स टू हेल्थ। ओके, तो 91 सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग चूज करनी है कौन सी जो है रॉन्ग है इनमें। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट की स्पेलिंग नोट करिए, EXECUTED। तो EXI नहीं आएगा, EXECUTED, एग्जीक्यूटेड होती है ये स्पेलिंग। ओके, अगर इनर्वेटेड का मीनिंग पूछा जाए तो ये वर्ड बाकी भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में है। वो होता है हतोत्साह होना, किसी का दुखी होना, हतोत्साह होना। इवैक्यूएटेड होता है किसी स्थान को खाली करना, एक्सकेवेटेड होता है किसी स्थान की खुदाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ये हमने इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन देखे। अब हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी हरियाणा के एग्जाम हैं सभी में क्वेश्चन आते हैं। चैवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? जो चैवर्ग होता है यानी च छ जय जय जय, ये जो चैवर्ग बोलते हैं इसको, उसका मुंह के किस भाग से उच्चारण किया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तालु जो भाग है उससे ये किया जाता है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। पूछा गया जो सही वर्तनी यानी जो सही से लिखा गया ये वर्ड वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ललायित, यानी ललायित होता है। ललायित नहीं होता है, ललायित नहीं होता है, ई नहीं आता, ये आता है, और लालायित नहीं होता है, छोटी ई भी नहीं आती है। ओके, तो सही आंसर आएगा लालायित, ऑप्शन बी। भौतिक का विलोम निम्नलिखित में कौन है? भौतिक शब्द है जो उसका विलोम यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, जो पुल्लिंग शब्द कौन सा है जिसको हम पुल्लिंग की तरह हमेशा यूज करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान। बाकी जो सरकार, पुलिस और हड़ताल है इनको हम स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं। संविधान है जो वो पुल्लिंग की तरह। गिरीश का सही संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद का 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में। गिरीश का बताना है
तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिर प्लस इस। और ई में भी नोट करेंगे, इस में भी बड़ी ई आएगी यहाँ पे। तो गिरी प्लस इस नहीं होगा, छोटी ई नहीं आएगी। और गिर प्लस इस में छोटी ई दी गई है, ये नहीं आएगी, ध्यान रखना, बड़ी ई आएगी। और गिटी प्लस इस तो ऑब्वियसली गलत है। सही आंसर होगा गिरीश का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। दो शर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए जो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आखिरी में लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग होते हैं वो शुरू में लगते हैं। दो शर्ता में सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, हर्ता है जो, वो यहाँ पर प्रत्यय यूज हुआ है। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता है, कोई भी जिसको कम ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सही आंसर होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बोलते हैं जो कम जानता हो, थोड़ा जानता हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का इस पेपर का। आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ। मुहावरे का भी एक क्वेश्चन तो एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेमेल तथा बेढंगा। जो किसी के साथ मेल नहीं खाता, बेमेल सा होता है, बेढंग का होता है, उसको आधा तीतर आधा बटेर ये मुहावरा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये एग्ज़ाम का पेपर था कांस्टेबल का फीमेल का एग्ज़ाम, वो हमने उसका पूरा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और उनका सॉल्यूशन और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ जितने भी बाकी अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के और हरियाणा जो पुलिस के हैं, उनमें आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ, जो वीडियो लेकर आता हूँ डेली, वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी जो मैं डेली क्लासेस, डेली वीडियोज़ लेकर आता हूँ चैनल पर, उनके डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे और आप आसानी से वो वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ, इस पेपर के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो बाकी जो कांस्टेबल के या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए थे हरियाणा पुलिस के, वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो लेकर आऊँगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे एग्ज़ाम पेपर्स के साथ। थैंक यू।